नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर आधुनिकतावाद की। हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी इतिहास विषय में आप किस तरह से कर सकते हैं। उस सिलसिलेवार प्लेलिस्ट में हम लगातार आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो और नोट्स लेकर आ रहे हैं जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं, या फिर अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो इनके ज़रिए आपको काफ़ी हद तक मार्गदर्शन मिल सकता है। साथ ही साथ आप अलग अलग पोर्शन के लिए अलग अलग बेहतरीन इतिहासकार जो राइटर हैं उनकी किताबों को प्रेफर कर सकते हैं, जिनसे आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल सकती है। जैसे आप प्राचीन काल के लिए केपी जायसवाल को पढ़ सकते हैं और मध्यकाल के लिए हरीशचंद्र वर्मा को पढ़ सकते हैं, जो कि 2 वॉल्यूम में किताबें प्रकाशित करते हैं। और आधुनिक काल के लिए तो एक बहुत ही बेहतरीन जो राइटर हैं वो है हमारे, क्या नाम है उनका, बिपिन चंद्रा जी। तो इस तरह से आप किताबों के माध्यम से भी इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जब आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको सिर्फ कोचिंग या एक माध्यम या सिर्फ एक माध्यम के ज़रिए डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपको अन्य माध्यमों को भी खोलना चाहिए। तो बहुत सारे माध्यमों से भी नहीं पढ़ना चाहिए और सिर्फ एक माध्यम के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आप इन वीडियोस को रिवीजन के तौर पर या फिर मार्गदर्शन के तौर पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अलग अलग पोर्शन के लिए, प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, इनके लिए अच्छे राइटर्स की किताबों को पढ़िए। एनसीईआरटी को भूलिएगा मत, उसे भी ज़रूर पढ़िए। NIOS जो नेशनल ओपन स्कूलिंग वाले, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग वाले जो सिलेबस होता है 12th क्लास का, 12th क्लास के चैप्टर्स को भी उसके अच्छे से पढ़िए। तो ये जो 2 मिनट रहे ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था कि अगर आप वाकई बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम को निकालना ही आपका सपना नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छी रैंक, अच्छे परसेंटाइल लेकर भी आपको आना है, क्योंकि ये परसेंटेज बेस में एग्ज़ाम होता है, क्राइटेरिया बेस में एग्ज़ाम नहीं होता है। इसीलिए अगर आपने इस बार सोचा कि भाई मुझे 100 क्वेश्चन ठीक करने हैं, तो हो सकता है कि पेपर ईजी आया हो और एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के जो क्राइटेरिया है वो 105 क्वेश्चन पहुंच जाए, क्योंकि ये परसेंटाइल बेस पे एग्ज़ाम है। यहाँ पर कोई मानदंड फिक्स नहीं होते हैं कि भाई तुमने 100 क्वेश्चन ठीक कर लिए तो तुम्हारा एग्ज़ाम निकल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जितना ज़्यादा कट ऑफ जाता है, जितना ज़्यादा परसेंटेज हाई जाता है, उतना ही ज़्यादा एग्ज़ाम का कट ऑफ चला जाता है और उतने ही ज़्यादा अंक में आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो पिछले बार जो इतिहास हो या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स हो, 110 से ऊपर क्वेश्चन जिनके सही रहे हों वे जेआरएफ निकाल पा रहे थे। और इस बार जून 2025 में थोड़ा टफ एग्ज़ाम आ गया, तो जो इतिहास के जो टॉपर हैं वो 100 क्वेश्चन ठीक करके ही टॉपर बन गए। 100 परसेंटाइल उनके 100 क्वेश्चन में ही आ गए 150 में से। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट लेकर चलना है। आपको टारगेट लेकर चलना है कि भाई 70 से 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाले में ठीक होना चाहिए और 35 से 40 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में ठीक होने चाहिए। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट लेकर चलोगे तो आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि भाई मुझे इस क्राइटेरिया तक रहना है, आपको ये सोचकर चलना होगा कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लेकर आना है। क्योंकि इस एग्ज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज से निकालना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये कोई जॉब का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप क्राइटेरिया में आ गए तो आपको सीधे प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। ये तो पीएचडी के लिए होता है। इसलिए अगर आपके अच्छे परसेंटेज होंगे, अच्छी रैंक होगी, तो आपको बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में एडमिशन आसानी से मिल पाएगा। और अच्छे विश्वविद्यालय में पीएचडी करने का मतलब होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के इंटरव्यू में बहुत अच्छा प्रभाव जमाना, या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बहुत आसानी से नौकरी
पा लेना। इसीलिए कोशिश करिए कि आप अच्छे से अच्छा कर पाएँ और इसमें मैं आपकी पूरी तरह से जितना हो सके उतनी मदद करने का प्रयास करूँगा, जिसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप पर्सनली अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि ईमानदारी से आपको जवाब दूँ। मैं खुद विद्यार्थी हूँ और मैं खुद इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि ना केवल मैं बल्कि हम सब मिलकर इस एग्ज़ाम को बहुत बेहतरीन परसेंटेज से निकालें। तो भाई 5 मिनट यहाँ पर कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अगर आपका समय या वक्त ज़ाया हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आइए उत्तर आधुनिकता बात को देखते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम बहुत सारे इतिहासकार को, चाहे वह अर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी हो या फिर रैंके हो या फिर स्पेंगलर हो, ऐसे इतिहासकारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रैंके के विषय में तो हमने एक इंटरेस्टिंग बात ये पढ़ी थी कि भैया अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास के जिस कालक्रम में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उसी कालक्रम के दृष्टिकोण से रहकर उस समस्या को समझना होगा। जैसे अगर आपको औरंगज़ेब के बारे में पढ़ना है कि औरंगज़ेब किस हद तक कट्टर व्यक्ति था, तो आपको उसके जीवन काल के कालक्रम के समय काल में कैसी परिस्थितियाँ थी, उस समय का समाज कैसा था, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी होगा। और 1658 से 1707 तक जो उसका कालक्रम है, उस दौरान के पैमाने में रहकर आपको औरंगज़ेब का अध्ययन करना होगा। अगर आप औरंगज़ेब का अध्ययन 2025 या 2026 के पैमाने पर करोगे तो आप एक स्पष्ट इतिहास नहीं लिख पाओगे और ना ही एक स्पष्ट इतिहास समझ पाओगे। तो रैंके की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो यही थी कि आप इतिहास के जिस भी कालक्रम का अध्ययन करें या फिर जानने का प्रयास करें, आप अपनी मेंटलिटी को, अपने नज़रिए को उसी कालक्रम के हिसाब से फिट करें, तब आप एक अच्छे इतिहास को समझ पाएंगे। आपके इतिहास में निष्पक्षता होगी। साथ ही साथ रैंके बहुत सारी और भी चीज़ों पर बात करते थे। वैज्ञानिक इतिहास की शुरुआत रैंके से होती है। व्याख्यात्मक, परीक्षणात्मक मतलब कि स्रोतों पर बल रैंके के समय से शुरू हुआ। तो इस तरह से रैंके जैसे इतिहासकार, दार्शनिक इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत करते हैं। रैंके जो कि बर्लिन, चूँकि जर्मनी का था, बर्लिन क्रांति भी उसके काल को कहा जाता है। तो ये सब हम एक प्रकार से रिवाइज कर रहे थे कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा। उत्तर आधुनिकतर बाद आधुनिकवाद की प्रतिक्रिया है और तथा उसका अगला चरण है। ठीक है, जो आधुनिकवाद है, जो आधुनिक चरण हम कहते हैं कि भाई इतिहास में आधुनिकपन आ गया है, नए बदलाव आए हैं। तो कोई भी चरण कैसे बदलता है? तो कोई भी चरण अचानक से नहीं बदलता कि भाई 2026 से अब नया युग शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2026 से हम कह देंगे कि आधुनिक काल शुरू होगा और 2025 में अगर आप अभी हो तो आप प्राचीन काल के लोग हो। तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी विषय में या फिर किसी भी कालक्रम में, किसी भी संस्कृति में जो परिवर्तन सदियों से हो रहे होते हैं, जब वे बड़े आकार में हो जाते हैं तो एक नए कालक्रम की शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो राजा महाराजाओं की संस्कृति चली आ रही थी, राजपूत काल हो या फिर दक्षिण में चोल, चेर, पांडे हो, कोई भी हो, तो जब बदलाव होता है तो वह धीरे धीरे क्रम होते होते जाता है और जब वह एक बड़े स्तर पर बदलाव लाता है तो एक नए कार्यक्रम की शुरुआत होती है। ठीक है, तो उसी तरह मध्यकाल से आधुनिक काल आया और जब आधुनिक काल में भी बहुत सारे नए बदलाव देखने को मिले तो उस काल को फिर उत्तर आधुनिकवाद कहा गया। इस चरण के प्रमुख इतिहासकार कौन थे? तो लियोटार्ड, मिशेल फौकाल्ट, जैक्स देरिडा, बॉड्रेलाई, माइकल फूको, मार्टिन हाइडेगर, वेडन वाइट, वार्थालोकन, ऑल्विन डफलर और कीथ जेनकिंस। इस उत्तर आधुनिकवाद, पोस्ट मॉडर्निज्म के प्रमुख हिस्टोरियंस, राइटर हमें देखने को मिलते हैं। अब देरिडा जो है उसने
ऑफ ग्रामेटोलॉजी नाम का ग्रंथ लिखा है। किसने? जैक्स देरिडा ने। फोकाल्ट, जो फोकाल्ट हम देखते हैं, मिशेल फोकाल्ट, उसने मैडनेस एंड सिविलाइजेशन लिखा है, नीत्शे लिखा है और जीनियोलॉजी लिखा है। किसने? मिशेल फोकाल्ट ने। तो इनके ग्रंथ भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर एक तरफ आपको राइटर और दूसरी तरफ आपको इनके जो ग्रंथ हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और इसमें कई बार इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकवाद का राइटर नहीं है, इतिहास का नहीं है। और कई बार ये भी प्रश्न बन जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सी रचना उत्तर आधुनिकवाद की है और उसके राइटर से उसका मिलान कीजिए। तो इस तरह से भी, इस हद तक भी सवाल बन जाते हैं। तो आपको इनके नाम तो याद रखने ही हैं, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर उन्हीं इतिहासकारों के नाम बता रहे हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहा उत्तर आधुनिकवाद में, और इनका महत्वपूर्ण नाम है। इनके आधार पर ही इस युग को जाना जाता है, इसलिए इनके नाम तो आपको याद ही रखना है। और बहुत सारे राइटर हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, स्तंभ हैं, इसलिए इन्हें ध्यान रखना है। और इनमें से भी हम रचनाएं उन्हीं की पढ़ रहे हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं और जिनके आधार पर आप अपने सवाल को ठीक कर सकते हो। अब ऑल्विन टफलर क्या लिखते हैं? तो फ्यूचर शॉक लिखते हैं। फ्यूचर शॉक, जो झटका कहते हैं ना हम कि भाई झटका लग गया है, वो वाला शॉक, थर्ड वेव और पावर शिफ्ट जैसी रचना ये लिखते हैं। कीथ जेनकिंस की रचना भी है महत्वपूर्ण, हालांकि मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया हूँ, तो आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में इनकी रचनाएं लिख दूँ। इतिहास की दृष्टि से उत्तर आधुनिकता शब्दावली का प्रयोग टॉयनबी द्वारा किया गया। इसने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में फ्रेडरिक नीत्शे को उत्तर आधुनिकता का मसीहा बताया। किसको? फ्रेडरिक नीत्शे को। किसने बताया? टॉयनबी ने। अब देखिए, लियोटार्ड कहता है कि उत्तर आधुनिकता से आशय आधुनिकता के विस्तार को बताते हैं। लियोटार्ड क्या कहते हैं? जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा कि भाई आधुनिक काल में नए परिवर्तन आए जो कि आधुनिक काल से उलट थे। जैसे हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का युग, हम जो आज 2025 में ज़िंदगी जी रहे हैं, इस समय काल को क्या कहते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी का युग है। इससे पहले जो 2010 और 1990 का दशक भारत में रहा, इस समय पर सेलफोन की शुरुआत हो रही थी, ठीक है। उससे पहले का जो 1980 का दशक था भारत में, 1980-1990 का दशक जो था वह कंप्यूटर क्रांति का दशक था, ठीक है। वहाँ पर हम देखते हैं कि राजीव गांधी वगैरह भारत में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत करते हैं। भारत में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया जाता है और बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाता है। उसी तरह धीरे धीरे हम भारत में देखते हैं कि सेल फ़ोन आते हैं, फिर मोबाइल फ़ोन आते हैं, फिर 2015 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में नरेंद्र मोदी जो टेक्नोलॉजी है, हालांकि ऐसा नहीं कि अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती तो इसका प्रभाव भारत में नहीं पड़ता, वो पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया तो इसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत में टेक्नोलॉजी का विस्तार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ और 2015 के बाद से हम देखते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। नई कंपनियां या फिर नए सॉफ्टवेयर या नए एप्लीकेशंस भारत में नहीं बने, लेकिन भारतीयों का टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। हमने फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बनाए, और बनाए भी तो वो उतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए, लेकिन भारतीयों का टेक्नोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब हम देख रहे हैं कि 2023-24 के दौर से हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैम आल्टमैन का चैट जीटीपी हो या फिर बहुत सारे अलग अलग एआई प्लेटफॉर्म्स हो, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब हम किस एरा में प्रवेश कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के एआई वाले एरा में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो अब हम जो टेक्नोलॉजी एरा या फिर जो टेक क्रांति कह सकते हैं, या फिर जो 21वीं सेंचुरी को अगर हम इतिहास में पढ़ेंगे 2000 वाले सन को, तो हम इसे किस तौर पर पढ़ेंगे? हम इसे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के रूप में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसी तरह
यहाँ पर जो धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं, जैसे 2023-24 के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो ये क्या हुआ कि ये टेक्नोलॉजी का ही एक अगला स्तर कहलाएगा, एआई का। ठीक है, उसी तरह इतिहासकारों ने आधुनिक इतिहास में जो अपने विचार मत दिए, यहाँ पर आधुनिक इतिहास का मतलब घटनाओं वाले आधुनिक इतिहास से नहीं है, यहाँ पर इतिहास लेखन से है कि इतिहास लेखन की जो आधुनिक शैलियाँ थी, उनमें जो नए पैमाने लाए गए, नए विचार लाए गए, उन्हें किसी ने पोस्ट मॉडर्निज्म कहा, उत्तर आधुनिकता कहा। तो वहीं पर लियो टॉड जैसे इतिहासकार क्या कहते हैं, उत्तर आधुनिकता से आशय आधुनिकता के विस्तार से है। मतलब ये एक नए कालक्रम को नहीं बताते हैं, ये कहते हैं कि आधुनिकता में ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है, थोड़ा सा बढ़ावा है। ठीक है, माइकल फूको या फोकाल्ट कहते हैं मैडनेस इन सिविलाइजेशन, जो उनका ग्रंथ है, उसमें वह कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता से आशय नए बौद्धिक आवरण, भूमंडलीकरण, मुक्ति आंदोलन, विखंडनवाद आदि को सम्मिलित रूप से उत्तर आधुनिकवाद में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर माइकल फूको उत्तर आधुनिकवाद की एक नई परिभाषा देते हैं। अब ऑल्विन टफलर क्या कहते हैं, तो अभी तक हम क्या समझ रहे हैं, अभी तक हम समझ रहे हैं कि भैया उत्तर आधुनिकवाद आखिर किस चिड़िया का नाम है। तो हम शुरुआत में तो समझ गए हैं कि भाई जो आधुनिकता में ही आधुनिक इतिहास लेखन में जो नवीन बदलाव आए, उन्हें हम उत्तर आधुनिकवाद में रख रहे हैं। लेकिन अलग अलग इतिहासकार इस कालक्रम के विषय में क्या क्या अपने विचार रखते हैं, वह हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षा में इनके विचार भी पूछ लिए जाते हैं, और ख़ास तौर पर इनके नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर बनते हैं कि बताओ कौन उत्तर आधुनिकवाद का राइटर है, कौन आधुनिकवाद का है, और इनके ग्रंथ के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी स्कूल या कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसको क्लियर करने के बाद आप एक रिसर्चर बन जाएंगे, आप एक रिसर्च स्कॉलर बन जाएंगे, अनुसंधानकर्ता बन जाएंगे, और उसके बाद जो आप लिखेंगे वो एक इतिहास होगा। ठीक है, तो आप छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप एक नया दृष्टिकोण समाज को दे सकते हो सकता है कि आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करो वो रिसर्च पेपर आगे चलकर एक किताब बन जाए और उस टॉपिक पर वह सबसे फेमस बन जाए। जैसे आज हम बिपिन चंद्रा को देखते हैं, बिपिन चंद्रा का नाम हर किसी की जुबान पर रहता है अगर वह इतिहास पढ़ता हो तो, कि भैया आधुनिक भारत पढ़ना है तो बिपिन चंद्रा पढ़ना है। इसी तरह पॉलिटी अगर पढ़नी है तो एम लक्ष्मीकांत हमको पढ़ना है। तो इसी तरह से आप भी आ सकते हो भैया। तो इसीलिए इन चीज़ों को इग्नोर मत मारना, सब चीज़ों का आपको ध्यान से पढ़ना है। ख़ास तौर पर जो नोट्स में आपको मिल रही हैं उन्हें तो आपको बस अच्छे से समझना है, पढ़ना है और रटना है। ठीक है, अब देखिए ऑल्विन टफलर कहता है कि उत्तर आधुनिकवाद को एक नई सभ्यता, एक युग बताया है। उत्तर आधुनिकतावाद को एक नई सभ्यता, एक युग बताया है जिसमें नए परिवर्तन हो रहे हैं। तो ऑल्विन टफलर उत्तर आधुनिकवाद को एक नया युग बताता है जिसमें नए और नवीन परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, हीगल क्या कहता है, तो हीगल का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि भाई इतिहास से हम क्या सीखते हैं, इतिहास से सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से हम कुछ भी नहीं सीखते हैं। यह कौन कहता है, हीगल कहता है। तो हीगल यहाँ पर उत्तर आधुनिकवाद की परिभाषा को किस तरह से देता है, तो वह कहता है उत्तर आधुनिकवाद के विषय में कि उत्तर आधुनिकता व इतिहास के अंत जैसी शब्दावली का प्रयोग वह करता है। उत्तर आधुनिकता व इतिहास के अंत जैसी शब्दावली का प्रयोग हीगल करता है, जबकि हीगल उत्तर आधुनिकता का इतिहासकार नहीं है। मतलब यह उत्तर आधुनिक काल का ये इतिहास काल नहीं है, उसके बावजूद ये इस टॉपिक के विषय में लिखता है।
इस प्रकार उत्तर आधुनिकता में एक व्यक्ति के विवेक के बजाय बहुत से व्यक्तियों के विवेक पर बल दिया गया है। एक व्यक्ति के तर्क के बजाय बहुत से व्यक्तियों के तर्क पर बल दिया गया है। सभी व्यक्तियों की बौद्धिकता पर बल दिया गया है। एक महाव्याख्या एवं महामानव की बजाय बहुत सी व्याख्याओं और सभी लोगों के विचारों पर बल दिया गया है। तो इससे पहले तक हम क्या करते थे कि हम किसी व्यक्ति पर सेंट्रिक होकर इतिहास को समझते थे। हम क्या करते थे कि हम सिर्फ राजा महाराजाओं पर या फिर किसी स्थान विशेष पर, किसी व्यक्ति विशेष पर इतिहास केंद्रित होता था। लेकिन उत्तर आधुनिकवाद में क्या हुआ, इतिहास का दायरा बढ़ा, व्यक्ति विशेष को सेंटर बनाने का दायरा बढ़ा। तो इससे इतिहास का और ज़्यादा सूक्ष्म अध्ययन हमें देखने को मिलता है। इतिहास को हम और गहराई से और विस्तृत रूप में समझ पाते हैं। ये उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन की विशेषता है। अब देखिए, यूरोसेंट्रिक इतिहास के बजाय यहाँ से अलग अलग देश, भूभाग, समुदाय वर्ग और विषय के इतिहास लेखन पर बल दिया गया है। मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि उत्तर आधुनिकवाद में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमें क्या देखने को मिलती है, वो ये है कि भैया इतिहास लेखन का विषय अब एक सेंटर पर नहीं होगा। इतिहास लेखन या फिर इतिहास के अध्ययन का विषय अब विस्तृत होगा। समाज के अलग अलग हिस्सों का, दुनिया के अलग अलग हिस्सों का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि लोगों को ये बताया जाता था कि भैया अगर आपको सभ्य समाज को देखना है तो आप यूरोप की तरफ देखो। अगर दुनिया में कहीं भी सभ्यता है तो वह यूरोप में है, बाकी किसी स्थान पर नहीं है। उत्तर आधुनिकवाद के इतिहासकारों ने क्या किया कि समाज के अलग अलग हिस्सों पर भी बात की और उन्होंने कहा कि इतिहास का सेंटर पॉइंट यूरोप है, ऐसा बिल्कुल गलत है। इतिहास का सेंटर पॉइंट कुछ है ही नहीं। इतिहास अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है और सभी के विषय में हमको पढ़ना है, ना कि किसी एक विशेष बिंदु को सेंटर बनाकर पढ़ना है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि अमेरिका में हिस्ट्री ऑफ ब्लैक्स पर बल दिया गया। इससे पहले अमेरिका का इतिहास अंग्रेज़ों एवं यूरोपियनों के बसने की प्रक्रिया को लिखा जाता था। अगर आपने एमए में सबाल्टर्न स्टडीज़ के बारे में पढ़ा होगा तो आप उसमें भी देखोगे कि रणजीत गुहा, शहीद अमीन जैसे जो भारत में इतिहासकार हैं, वो क्या करते हैं कि भाई अब तक भारत में इतिहास लिखा गया राजा महाराजाओं का, फ्रीडम फाइटर्स का, उनमें भी बड़े बड़े जो नेता हैं उनके बारे में लिखा गया। भारत में इतिहास लिखा गया पुरुषों का। अब हम जो इतिहास लिखेंगे वो इतिहास लिखेंगे निम्न तबकों का, जिनके बारे में किसी ने बात नहीं की। हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में, हम बात करेंगे दलितों के बारे में, अछूतों के बारे में, जो निर्बल हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, जिनके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, हम उनका इतिहास लिखेंगे। हम ऐसे समाज का इतिहास लिखेंगे जो समाज में रहते हुए भी समाज से अलग है। तो ये सारी प्रतिक्रिया किस काल में हो रही है? ये हो रही है उत्तर आधुनिक इतिहास के दौर में। अब ये इतिहास लेखन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अमेरिका में इससे पहले क्या होता था कि अमेरिका में ब्लैक्स के बारे में नहीं लिखा जाता था, बात भी नहीं की जाती थी। आज भी हम देखते हैं कि अमेरिका में आज के दौर में भी रंगभेदवाद काफ़ी स्तर पर देखने को मिलता है और कई बार हमें गोलीबारी भी देखने को मिल जाती है। लेकिन उस दौर की अगर हम बात करें जहाँ पर से इसकी शुरुआत होती है, तो उससे पहले तक काले लोगों के बारे में नहीं लिखा जाता था। उनके विषय में नस्लीय टिप्पणी गलत तरीके से प्रदर्शन किया जाता था और गोरे और अंग्रेज लोगों के विषय में ही लिखा जाता था। लेकिन उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन के दौर में हम देखते हैं कि काले लोगों के बारे में नहीं लिखा जाता था। तो अमेरिका के इतिहास में, उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन में काले लोगों के बारे में, उन तत्वों के बारे में भी लिखा जाने लगा जिनके विषय में इससे पहले नहीं लिखा जाता था। अमेरिका सिर्फ एग्जाम्पल है, ये दुनिया भर में होना शुरू हुआ। सबाल्टर्न स्टडीज़ एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि सबाल्टर्न इतिहास लेखन
जो उपाश्रयवादी इतिहास लेखन है वो हमें इस काल में भी हमें देखने को मिलता है। उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन में नवीन विषयों का समावेश किया गया है, जैसे दलित इतिहास लेखन, नारीवादी इतिहास लेखन, समग्र इतिहास लेखन। समग्र इतिहास लेखन का मतलब है कि समाज का संपूर्ण इतिहास लेखन अब लिखा जाएगा। समाज में जो शासन कर रहे हैं उनका इतिहास अब तक लिखा जाता था, अब शासन करने वालों का भी इतिहास लिखेंगे और शासित लोगों का इतिहास भी हम यहाँ पर लिखेंगे। मतलब राजा महाराजाएं या फिर जो गवर्नमेंट्स वगैरह हैं उनका इतिहास तो हम लिखेंगे ही, साथ ही जो आम आदमी हैं उनके बारे में भी हम अपने इतिहास में स्थान देंगे। अब देखिए, दलित इतिहास लेखन, नारीवादी इतिहास लेखन, समग्र इतिहास लेखन, मनोभावों का इतिहास लेखन। अब ये नई नई चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मनोभावों का इतिहास लेखन, इससे मतलब है कि समाज किस तरह से विचार रख रहा है, समाज किस तरह से सोच रहा है, इस बात का साइकोलॉजिकल अध्ययन करना यहाँ पर इतिहास में नए विषयों को यहाँ पर शामिल किया गया है। वस्तुओं का इतिहास लेखन, हिस्ट्री ऑफ न्यूरो, यानी कि हिस्ट्री ऑफ न्यूरो का मतलब है कि जो मानव का विकास क्रम कैसा है वो हमें यहाँ पर इतिहास में समझाना है। ये विज्ञान का विषय है लेकिन हम इसको इतिहास में डालेंगे ताकि इतिहास को समझने में आसानी हो सके। जननांकीय इतिहास, सशस्त्र बलों और आम पुलिस का इतिहास। तो यहाँ पर इतिहास का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर बढ़ाया गया। इससे पहले इतिहास का क्षेत्र, इतिहास का दायरा इतना ज़्यादा नहीं था, अब इतिहास का दायरा यहाँ पर से बढ़ने लगा। इस विचारधारा के प्रभाव से इतिहास लेखन में एक नई दृष्टि विकसित हुई और इसका कार्य क्षेत्र भी यहाँ पर से विस्तृत हुआ। अब इसके बाद देखिए कि जैक्स देरिडा ने उत्तर आधुनिकतावाद में पुस्तकों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने के संदर्भ में डिकस्ट्रक्शन, विनाशवाद यानी कि विखंडनवाद की जो सिद्धांत है इन्होंने दिया, और यह अवधारणा इतिहास की परंपरागत अवधारणा के विपरीत वह साहित्यिक कार्य है जिसमें समालोचनात्मक प्रक्रिया से पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद की परंपरागत इतिहास लेखन की भिन्नता। तथ्य: उत्तर आधुनिक सिद्धांत ने भूतकाल के किसी यथार्थ ज्ञान की संभावना को नकार दिया। भूतकाल के बारे में जो भी बात लिखी गई है वह किसी दूसरे के दृष्टिकोण से लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर से इन्होंने जो इतिहास लेखन किया, भाई जैसे रैंक भी कहता है कि अतीत के इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है हम अतीत के आधार पर ही लिखेंगे, ना कि उसमें किसी भी दृष्टिकोण में बदलाव किए। कीथ जेनकिंस यहाँ पर कहते हैं कि जब हम इतिहास का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हम अतीत को नहीं पढ़ रहे होते हैं, बल्कि इतिहासकार ने अतीत के बारे में क्या रचा है यह पढ़ते हैं। इसलिए यह अधिक रचनात्मक होगा कि हम इतिहासकार के दिमाग में झांके बजाय उन लोगों के जो भूतकाल में रहे थे। अब कीथ जेनकिंस इस बात को कितनी मज़ेदार तरीके से कहते हैं इसको आप समझो। देखो, यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप अशोक के बारे में पढ़ रहे हो, आप किसी एग्जाम्पल के तौर पर आप पढ़ रहे हो R.S. शर्मा, रामशरण शर्मा, प्राचीन काल के एक बहुत अच्छे जाने माने इतिहासकार हैं, मतलब प्राचीन काल के टॉपिक से जुड़े, अभी आधुनिक काल के ही इतिहासकार है और इनकी बहुत फेमस किताब है प्राचीन काल से जुड़ी। तो R.S. शर्मा की अगर आप किताब पढ़ रहे हो और वहाँ पर आपको अशोक के बारे में देखने को मिलता है, तो कीथ जेनकिंस यहाँ पर कहते हैं कि जब आप R.S. शर्मा की किताब से अशोक को पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आप अशोक को कम, R.S. शर्मा को ज़्यादा पढ़ रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर R.S. शर्मा के नज़रिए से अशोक को देख रहे हो। तो आपका फोकस यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि आप 100% मान लो कि भाई R.S. शर्मा ने जो अशोक के बारे में कहा है वही सच है और वही अशोक है।
आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये समझने का प्रयास करना है कि अशोक के बारे में आर एस शर्मा कुछ कह रहा है तो यहाँ पर आर एस शर्मा का नज़रिया क्या है, आर एस शर्मा की मनः स्थिति, आर एस शर्मा के दिमाग खोपड़ी के बाहर किस तरह से चल रहे हैं कि आर एस शर्मा अशोक के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कीथ जेनकिंस का कहने का मतलब यही है कि भैया अगर आप अतीत के बारे में पढ़ रहे हो किसी किताब से या किसी टॉपिक से तो आप ये समझने का प्रयास करो, आप इतिहासकार की मानसिक स्थिति, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को समझने का प्रयास करो कि वह उस विषय के विषय में किस तरह की बातें कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर कीथ जेनकिंस का कहने का मतलब है कि इतिहास से ज़्यादा इतिहासकार को अगर आप समझोगे तो इतिहास को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई इतिहासकार किसी घटना के विषय में कुछ अलग बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1857 की क्रांति किसी इतिहासकार के लिए सिर्फ मात्र सैनिक विद्रोह है, तो किसी इतिहासकार के लिए भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, किसी इतिहासकार के लिए अपनी आवश्यकताओं के लिए लड़ा गया युद्ध, किसी इतिहासकार के लिए मात्र मुठभेड़। तो यहाँ पर घटना वही है लेकिन उसके प्रति अलग अलग नज़रिए हमें देखने को मिलते हैं। इन नज़रियों को आप समझ सकते हैं इतिहासकार के साइकोलॉजिकल तरीके को समझकर। इतिहासकार की मानसिक स्थिति को समझने पर कीथ जेनकिंस ज़्यादा बल देते हैं, ना कि अतीत के लोगों को समझने पर। अतीत को समझना है तो उसको ज़्यादा समझो जो आपको अतीत बता रहा है, इससे आप अतीत को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्रोत। उत्तर आधुनिकवादी सिद्धांत ऐतिहासिक स्रोत को पूरी तरह जड़ और न बदलने योग्य साधन के रूप में नहीं देखते। कीथ जेनकिंस के अनुसार एक प्राथमिक स्रोत और एक द्वितीयक स्रोत में कोई अंतर नहीं है। ये कहते हैं कि भाई जो प्राथमिक स्रोत है, फर्स्ट एविडेंस है, जो घटना से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ और उसमें कुछ लोग मर गए, तो उस घटना के दौरान जो प्रत्यक्षदर्शी है जिसने गाड़ियों को टक्कर पलटते हुए लोगों को मरते हुए देखा है, उसने किसी समाचार पत्र में जो बयान दिया होगा तो वो समाचार पत्र को भी आप उतना ही मान सकते हैं जितना कि उस व्यक्ति से सीधे तौर पर मिलकर आप उसके मुंह से सुनकर मानेंगे। तो यहाँ पर कीथ जेनकिंस यही कहते हैं कि भाई वो प्रत्यक्षदर्शी जो है वह कौन सा एविडेंस है, वह फर्स्ट एविडेंस है, प्राथमिक स्रोत है, और द्वितीयक स्रोत समाचार पत्र है। समाचार पत्र में उसका बयान आया हुआ है, तो यहाँ पर समाचार पत्र को भी आप विश्वसनीय मान सकते हो क्योंकि समाचार पत्र ने उसकी जुबानी उस घटना को गढ़ा है, मन से नहीं लिखा है। उस व्यक्ति ने जो बताया है उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार हुई है। तो इस तरह से कीथ जेनकिंस कहते हैं कि भाई आज के दौर में आप प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत दोनों को बराबर समझ सकते हो, दोनों में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। अब कार्य कारण सिद्धांत यहाँ पर होता है। कार्य कारण सिद्धांत क्या है भाई? ये पुराना सिद्धांत है। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि भाई अगर कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे कोई कारण है, मतलब किसी घटना के पीछे कोई घटना घटी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। कोई कारण पैदा हुआ है तो वो घटना में ज़रूर बदलेगा। मतलब 1857 की क्रांति हुई तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जिम्मेदार थे। ठीक है, तो उत्तर आधुनिक विचार जॉन विंसेंट का मत है कि इतिहास लेखन में कारण की खोज बंद होनी चाहिए क्योंकि यह व्यर्थ है और कारणता की बजाय हमें व्याख्या पर बल देना चाहिए। तो इससे पहले तक क्या होता था कि कार्य कारण सिद्धांत चलता था कि भाई कोई घटना हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जिम्मेदार जरूर होगा। तो फिर इतिहासकार क्या करते थे, उस कारण की खोज में लग जाते थे कि भाई किस कारण से वह घटना घटी है हमें पता करना है, क्योंकि बिना कारण तो कोई घटना घटती नहीं है, इसलिए हम जी जान लगा देंगे, हम कारण ढूंढ कर ही रहेंगे। तो अलग अलग इतिहासकार कारण ढूंढते थे, किसी के नज़रिए से कुछ कारण, किसी के नज़रिए से कुछ कारण, इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती थी।
क्योंकि कोई इतिहासकार अपने नज़रिए से कह रहा है कि भाई ये घटना इस कारण से हुई, 2 साल बाद दूसरा इतिहासकार आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई वो घटना इस कारण से हुई थी। इससे एक मत कारण निकल कर नहीं आ रहा है जिससे वह घटना घटित हुई। इसलिए यहाँ पर जॉन विंसेंट कहते हैं कि भाई घटना का कारण ढूंढने से अच्छा है कि तुम घटना के बारे में ही विस्तार से समझने का प्रयास करो, तो सारे तार खुद ब खुद खुलकर आ जाएंगे और व्यर्थ का जो समय तुम कारण ढूंढने में लगा रहे हो वो व्यर्थ का समय भी जाया नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये सारे जो टेक्निकल शब्द है ये मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से प्रयास करूँगा कि मैं आपको ये चीज़ें समझा पाऊँ, क्योंकि मैं जितने अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा उतने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी बैठेंगी। तो ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ आपको फ़ायदा है, इससे मुझे भी फ़ायदा है, क्योंकि भैया मैं खुद एक एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हूँ। तो आप पूरी ईमानदारी से मुझे बता सकते हैं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। अगर नहीं जा रहा हूँ तो फिर से प्रयास करूँगा ताकि और अच्छे से खुद समझूँ और आपको समझाऊँ, इससे हम दोनों को ही फ़ायदा होगा। तो खुल के भैया अपनी राय आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। थियोडोर जेल्डिन यहाँ पर कहते हैं कि कारणता और तिथि क्रम इतिहासकारों के लिए दो उत्पीड़क हैं। अब ये भी जॉन विंसेंट की तरह बात करते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई किसी घटना के पीछे कारण होगा या नहीं होगा उससे हमको क्या करना, हमारा फोकस रहना चाहिए घटना में कि घटना घटित हुई, ठीक है। अब घटना पर ही हमें फोकस करना है और जब हम घटना के बारे में ही ज़्यादा समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई वो घटना क्यों घटित हुई। कोई रोड एक्सीडेंट हुआ तो पहले ये कूद कूद के जानने लगना कि भाई पहले सीसीटीवी खंगाल लो जाके, पहले देख लो रोड में गड्ढे अड्ढे तो नहीं है। इससे अच्छा है कि पहले जो जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर जाकर परिस्थितियों का मुआयना करो। हो सकता है कि आपको पता लगे कि कार का टायर फट गया और कार पलट गई, लेकिन आप कारण ढूंढने में ही लगे रहे और आप सीसीटीवी कैमरे ही खंगालते रहे कि भाई यहाँ पर से तो कार अच्छी वाली निकली है। भाई 2-3 किलोमीटर के दायरे में तो कोई गड्ढा नहीं है, रोड पूरी चिकनी सट रखी है, तो फिर एक्सीडेंट कैसे हो गया। और फिर थक हार के जब कार के पास पहुँचे तो पता लगा कार का टायर फटा हुआ था और आपने व्यर्थ में ही समय जाया किया। तो यही बात जॉन विंसेंट और थियोडोर जेल्डिन भी कहना चाहते हैं इतिहास लेखन के विषय में कि भैया हम कहते हैं कि इससे पहले एक सिद्धांत चलता था कि कोई भी घटना के पीछे कारण जरूर होता है, कोई भी घटना अकारण नहीं घटित होती। उस बात को आप लात मारो, हमारी बात समझो कि आपको कारण ढूंढने की ज़्यादा समस्या नहीं करनी है, आप घटना पर ही ध्यान रखो, आप घटना को ही समझो, घटना के ही बारे में अच्छे से व्याख्या करो, तो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। थियोडोर एक कदम आगे बढ़कर ये कहता है कि भैया तिथि पता नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, घटना अच्छे से पता चल गई ना, बात ख़त्म। तिथि पर भी ज़्यादा आपको सर नहीं खपाना है कि भाई अशोक कब पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ था, पूरी तिथि बताओ, पूरा टाइम बताओ, तुम जान के क्या उखाड़ लोगे बे। थियोडोर कहता है कि भैया अशोक पैदा हुआ था, तुमको शिलालेख से पता चल गया, तुमको शिलालेख से पता चल गया कि अशोक ने ये काम किया, उसने कलिंग युद्ध किया, उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, वह भारतीय इतिहास के सबसे शांति प्रिय शासकों में से एक रहा, भारत के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक रहा, बात खत्म। अब तुम काहे तिथि के पीछे लगे हुए हो, अगर तुम तिथि के पीछे ही लगे रहोगे तो एक पीढ़ी पूरी निकल जाएगी तिथि ढूंढने में, फिर भी तुमको समझ में नहीं आएगा। फिर एक इतिहासकार कहेगा कि 269 BC में उसका राज्याभिषेक हुआ, तो फिर दूसरा इतिहासकार आकर कहने लगेगा कि 272 BC में उसका राज्याभिषेक हुआ। तो इस तरह से थियोडोर कहता है कि भाई कारण के पीछे भी नहीं भगना है आपको और तिथि क्रम के पीछे भी नहीं भगना है, क्योंकि इतिहासकार इन चीज़ों को जानने के चक्कर में अपना सर, अपना माथा गर्म करके रहता है। इसलिए ये दोनों इतिहासकार के दो उत्पीड़क हैं। ये कौन कहता है? थियोडोर जेल्डिन। अब देखिए ऐतिहासिक यथार्थता की हम बात यहाँ पर करते हैं, ऐतिहासिक यथार्थता की। उत्तर आधुनिकतावादी ऐतिहासिक सिद्धांत
यह मानता है कि अतीत का किसी प्रकार का यथार्थ ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार का ज्ञान संबंधात्मक होते हैं। इसके अलावा अतीत के बारे में इतिहासकार जो हुआ है उसकी बजाय जो रचा है उसको प्रदर्शित करता है। ये बहुत ही सॉलिड बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। आप ये जानने की कोशिश करो कि फ्रीडम मूवमेंट में किसका कितना योगदान है, ये आप जान ही नहीं सकते, क्योंकि आप 1947 से पहले के कालक्रम में जा ही नहीं सकते। टाइम ट्रेवल अब तक तो पॉसिबल हुआ ही नहीं है मानव इतिहास में। हो सकता है कि तकनीक की मदद से आगे हो जाए। तो अगर आपको यथार्थ इतिहास लिखना है तो आपको अगर इतिहास लिखना है 1931 का, कि 23 मार्च 1931 को जब शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी हो रही थी, उस समय महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, तो आपको उस तिथि में जाना होगा और ये संभव नहीं है। इसका मतलब है कि आप यथार्थ इतिहास लेखन नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप उस बारे में इतिहास में वो पढ़ेंगे जो इतिहासकार आपको पढ़ाने का प्रयास करेगा, जो इतिहासकार आपको दिखाने का प्रयास करेगा। कई बार हो सकता है कि इतिहासकार आपके सामने झूठी तस्वीरें पेश करने का काम करे। कई बार हो सकता है कि इतिहासकार आपके सामने बढ़ा चढ़ाकर इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास करे। आपका काम होना चाहिए कि आप इतिहासकार की मनः स्थिति समझें, इतिहासकार की परिस्थितियों को समझें कि उसने ऐसा क्यों लिखा और इस घटना के बारे में क्यों लिखा, तब आप निष्पक्ष इतिहास को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई यथार्थ ज्ञान यहाँ पर इतिहास का संभव नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार का जो ज्ञान है वह संबंधात्मक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसके अलावा अतीत के बारे में इतिहासकार जो हुआ है उसकी बजाय जो रचा है उसको प्रदर्शित करता है। मतलब जो घटना घटित हुई है उसके बजाय घटना घटित होने के विषय में जो वो सोचता है वह इतिहास में लिखता है। ठीक है। अब एक बार फिर मैं वही एग्जांपल दोहराऊंगा आपके सामने कि दो गाड़ी आपस में टकराई। अब सिचुएशन क्या थी क्या नहीं, लेकिन अगर एक राइटर आपके सामने लिख रहा है कि भाई इधर से फॉर्च्यूनर आ रही है 120 की स्पीड में, उधर से टवेरा आ रही है 140 की स्पीड में, दोनों आपस में टकराई, पहले दोनों के सामने की कांच फूटी, फिर दोनों के टायर निकल गए, फिर जो उनमें बैठे थे उनकी हड्डी पसली टूट गई और आधे से ऊपर चले गए। इस तरह से उसने लिखा, आपने समझ गए। तो यहाँ पर घटना के बारे में नहीं, घटना के विषय में इतिहासकार क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आप पढ़ रहे हो। आप सीधे तौर पर घटना से नहीं जुड़े हो, आप इतिहासकार से जुड़े हो। ऐतिहासिक ज्ञान एवं शक्ति की हम यहाँ पर बात करते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार इतिहास लेखन का उद्देश्य इतिहासकारों के लिए यह है कि उन्हें शक्ति प्राप्त हो या उन लोगों को शक्ति प्राप्त हो जिनके लिए इतिहासकार वर्तमान में लिख रहे हैं। ठीक है। ऐतिहासिक ज्ञान एवं शक्ति क्या है, तो उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार इतिहास लेखन का उद्देश्य इतिहासकारों के लिए यह है कि उन्हें शक्ति प्राप्त हो या उन लोगों को शक्ति प्राप्त हो जिनके लिए इतिहासकार वर्तमान में लिख रहे हैं। ठीक है। भूतकाल में किसी एक पक्ष की अधिक मान्यता थी, तो वो इसलिए कि उस पक्ष के व्याख्याता की शक्ति उसके आलोचकों की शक्ति से अधिक थी। उत्तर आधुनिकतावादी इतिहासकारों की शक्ति इतिहासकारों की नज़र में परंपरावादी इतिहासकार आदर्शवाद का पूंजीवादी स्वरूप है, जिसे व्यावसायिक इतिहास का सहारा देते और चलाते आ रहे हैं। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि भाई इतिहासकार की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। अगर उसको ज़्यादा संरक्षण प्राप्त होगा, उसको ज़्यादा कंफर्टेबल माहौल प्राप्त होगा, तो उसका इतिहास लेखन आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगा। और अगर इतिहास का दबाव में लिखेगा तो उसका इतिहास लेखन आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगा। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिलता है अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में दो प्रमुख इतिहासकार हमें देखने को मिलते हैं,
अबुल फज़ल फैज़ी और बदायूनी वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अबुल फज़ल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता है और वह अकबर के 9 रत्नों में से भी एक होता है और उसका अच्छा मित्र भी होता है। तो अबुल फज़ल हमें अकबर के बारे में ज़्यादा प्रशंसा करते हुए देखने को मिलता है। बदायूं जिसे अकबर के द्वारा ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता है, ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी नहीं मिलती है और अबुल फज़ल की तुलना में वह पीछे रहता है। और चूँकि वह एक कट्टर विचारधारा का व्यक्ति था और अकबर और अबुल फज़ल दोनों ही उदार विचारधारा के व्यक्ति थे, इसके कारण बदायूं के इतिहास लेखन में, उसके ग्रंथ में हमें अकबर की आलोचना ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ मायने रखती है कि इतिहासकार किस तरह से लिखेगा, इसलिए कहता है कि भाई समाज ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति उसको प्रदान करे। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये है कि जब आप किसी के जरिए इतिहास को पढ़ते हैं तो आप 100% ये ना मान लें कि ये पूरी तरह से सच है। आप हमेशा डाउटफुल रहें और हमेशा उसे ठीक करने का प्रयास करें। अबुल फज़ल को पढ़कर आप 100% ये ना मानें कि भाई ऐसा ही अकबर रहा होगा जैसा अबुल फज़ल ने कहा है। बदायूं को पढ़कर आप ये ना मानें कि अकबर वैसा ही रहा होगा 100% जैसा बदायूं ने कहा है। कुछ संभावनाएं हमेशा बची रहनी चाहिए। ये जीवन के सिद्धांत में भी आपको इस बात से समझ लेना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ संभावनाएं बची रहनी चाहिए कि भाई अगर हम गलत सिद्ध हुए या फिर हम जिसे सही समझ रहे हैं वो गलत सिद्ध हुआ तो हम अपने आप को संभाल पाएँ मेंटली कि भैया ठीक है, अब हम इसको ठीक कर लेते हैं। अब देखिए उत्तर आधुनिकतावाद इतिहास लेखन का क्या प्रभाव, इतिहास लेखन पर क्या प्रभाव पड़ा उत्तर आधुनिकतावाद का, वो हम यहाँ पर देखते हैं। स्थानीय वृत्तांतों को महत्व देना। उत्तर आधुनिकतावाद में महान वृत्तांतों अर्थात जो सत्ता में बने हुए हैं उनको नकार दिया और विद्यार्थी, किसानों, श्रमिकों, कैदियों आदि वर्गों के बहुसंख्यक वृत्तांतों को महत्व दिया, यानी कि जन सामान्य को ये ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐतिहासिक ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि। समाज में असमानता के दायरे वर्ग के अलावा लिंग और संप्रदाय में भी देखने को मिलते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी इतिहास लेखन में इन अल्पसंख्यक वर्गों के इतिहास लेखन को भी शामिल किया गया। साथ ही साथ इतिहास में व्यक्तिगत लोगों का स्थान निर्धारित किया गया। उत्तर आधुनिकतावादी इतिहास लेखन ने इतिहास में बड़े पैमाने पर आमजन के साधारण जीवन के अनजान लोग यहाँ पर जो थे उनके बारे में भी लिखा। इतिहास एक साहित्यिक रूप में भी हमें इस काल में देखने को मिलता है। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो राहुल सांस्कृत्यन जैसे जो इतिहासकार हैं वो वोल्गा से गंगा जैसे ग्रंथों में 8000 साल पुराने इतिहास को बहुत ही साहित्यिक ढंग से पेश करते हैं। एशिया का इतिहास हो या फिर अपने अलग अलग ग्रंथों में जो राहुल सांस्कृत्यन हैं वो साहित्यिक रूप में इतिहास को प्रस्तुत करते हैं, किस्से कहानियों के रूप में इतिहास को प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर बड़ी रोचकता से, बड़े चाव से इतिहास जैसे जटिल और उबाऊ विषय को भी हम बड़े प्यार से समझ सकते हैं। इतिहास एक साहित्यिक रूप में यहाँ पर से आता है। उत्तर आधुनिकतावादी इतिहासकारों के इतिहास लेखन ने छोटी छोटी घटनाओं को जो प्रतिदिन घटती है को जीवित रूप से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है, जो इतिहास लेखन की विद्या में अभी तक अज्ञात थी। इसमें इतिहास लेखन में साहित्य का पुष्ट यानी कि प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो भैया ये था उत्तर आधुनिकतावादी इतिहास लेखन। ठीक है, इसका एक अगला भाग और आएगा जहाँ पर हम चीज़ों को समझेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए इसको हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार की गाली देनी हो, तारीफ़ करनी हो, सुझाव देना हो तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला है। आपकी हर चीज़ मुझे प्यार से स्वीकार है। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।